जी हाँ, ये मन्नू भंडारी जी हैं और इनका नाटक महाभोज यूजीसी नेट जेआरएफ के सिलेबस में लगा हुआ है। और इनका जो महाभोज नाटक है ये उपन्यास की श्रेणी में पहले लिखा गया था। जो विधा है उपन्यास वो पहले लिखी गई थी महाभोज के तौर पर, और नाटक इन्होंने बाद में लिखा है। और इसकी भूमिका भी बहुत इंपॉर्टेंट है। धीमे धीमे आपको सब कुछ मिलता रहेगा और कोशिश कीजिए कि जो भी चीज मैं पढ़ा रही हूँ उसका आप रिवीजन करते रहिए। जो बच्चे नोट्स ले चुके हैं मैं उनके लिए विशेष रूप से कह रही हूँ कि आपको रिवीजन करना है, कम से कम 2 बार। रिवीजन नहीं करेंगे तो आपकी जो सफलता है वो तय थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी, है ना। तो आपको कोशिश ये करना है कि जो भी नोट्स परचेज कर चुके हैं अपनी तैयारी के लिए अपनी जो नोट्स हैं वो रिवीजन करते रहिए। मैं बार बार कह रही हूँ। और जो की पॉइंट्स हैं उनको तो आप बिल्कुल पढ़ लीजिए, जैसे प्रकाशन वर्ष है, पात्र कौन से है, कथा वस्तु क्या है ना। तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। और अक्सर परीक्षा में आपकी इकाई 6 से लेकर के हिंदी उपन्यास अगर देखा जाए और हिंदी कविता को भी शामिल कर लिया जाए जो आधुनिक काल की कविताएं हैं, और इकाई 10 तक की सभी रचनाओं से बहुत प्रश्न बन रहे हैं। अब आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल से बहुत एक तरीके से देखा जाए तो 70 और 30 का रेशियो हो गया है। अभी आपको बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है इकाई 5 से लेकर इकाई 10 तक। ठीक है, तो चलिए बिना वक्त का ज़ाया किए शुरू करते हैं आज का यह नाटक। मन्नू भंडारी का जन्म सन 1931 को मध्य प्रदेश में स्थित भानपुरा नामक छोटे से गांव में हुआ था। मन्नू भंडारी जी का पूरा नाम महेंद्र कुमारी था। घर में सबसे छोटी होने के कारण सब उन्हें प्यार से मन्नू पुकारते थे। राजेंद्र यादव से विवाह होने के पश्चात भी वे मन्नू भंडारी ही रहीं। स्वातंत्र्योत्तर हिंदी साहित्य के विकास में मन्नू भंडारी का विशेष योगदान है। उन्होंने कहानी, उपन्यास एवं नाटक, बाल साहित्य आदि विविध साहित्य रूपों की समृद्धि में अपना महत्वपूर्ण योग प्रदान किया है। उनकी विशेष ख्याति कथाकार के रूप में है। सही कर लीजिएगा उसको, मन्नू जी ने मुख्य रूप से 5 कहानी संग्रह लिखे हैं, 5 उपन्यास लिखे हैं, 2 नाटक लिखे हैं और 3 बाल रचनाएं लिखी हैं। प्रमुख कृतियां अगर देखें तो मैं हार गई 1957 में, एक प्लेट सैलाब 1962 में, यही सच है 1966 में, 3 निगाहों की तस्वीर 1968 में, त्रिशंकु 1978, श्रेष्ठ कहानियां, आंखों देखा झूठ, अकेली, बंदी, नायक, खलनायक, विदूषक, रानी माँ का चबूतरा। तो ये सारी ही कहानियां मन्नू भंडारी जी की है। उपन्यास की बात करें तो 1 इंच मुस्कान, जो कि राजेंद्र यादव इनके पति के साथ में सहलेखन में लिखा गया, 1962 में लिखा गया था। आपका बंटी 1971 में, ये भी आपका उपन्यास लगा हुआ है नेट जेआरएफ के सिलेबस में। कलवा 1971, महाभोज 1979 और स्वामी 1982। तो महाभोज पहले उपन्यास प्रकाशित हुआ था पहले, और 82 में फिर इसका नाट्य रूपांतरण किया मन्नू भंडारी जी ने। नाटक बिना दीवारों का घर 1966 में, महाभोज नाट्य रूपांतरण वैसे 82 है, कहीं कहीं 83 भी देखने को मिलता है। मन्नू जी ने 2 नाटकों का सृजन किया, बिना दीवारों का घर 1966 में और महाभोज नाट्य रूपांतरण 1983 में। वैसे 1982 भी कहीं कहीं देखने को मिलता है, तो दोनों समय आप नोट कर लीजिएगा। फिल्म पटकथाएं रजनीगंधा, निर्मला, स्वामी, दर्पण, यही सच है कहानी पर रजनीगंधा नामक फिल्म भी बनी। तो यही सच है पर कौन सी फिल्म बनी थी? रजनीगंधा नाम से फिल्म बनी थी। आत्मकथा एक कहानी, यह भी 2007 पूरी मैंने पढ़ा भी दी है इनकी आत्मकथा। प्रौढ़ शिक्षा के लिए सवा सेर गेहूं 1993 में प्रेमचंद की कहानी का रूपांतरण इन्होंने किया था, और इसका जिक्र वो अपनी ऐसी आत्मकथा में करती भी है, कहानी है भी में। लेखिका को साहित्य जगत में आपका बंटी उपन्यास से प्रसिद्धि मिली। अब देखिए भूमिका यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न बनता है। पिछली बार भी आपका ये इसमें जो आपका ये एक कहानी यह भी है ना 2007 में जो प्रकाशित हुई थी, इससे आपका वक्तव्य पूछा गया था भूमिका से, है ना, और मैंने पूरा पढ़ाया भी हुआ है। तो चलिए पढ़ लेते हैं। महाभोज पहले उपन्यास और फिर नाटक के रूप में लिखना मेरे लिए बिल्कुल 2 भिन्न रचनात्मक अनुभवों से गुजरना रहा है। अच्छा, पहले भूमिका पढ़ने से पहले मैं एक छोटी सी और जानकारी दे देती हूँ। जिसने परचेज कर लिया है मैं उनको बता रही हूँ कि जिनके में शामिल नहीं है भूमिका, वो आप व्हाट्सएप कीजिए 7209973250 व्हाट्सएप कीजिए और कह दीजिए कि मुझे जो नाटक वाली यूनिट है उसका अपडेटेड पीडीएफ चाहिए, तो आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो पिछले पीडीएफ थे उनको मैंने अपडेट किया है, क्योंकि भूमिका उसमें इंक्लूड नहीं थी, तो भूमिका को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। और जो नए बच्चे हैं, ये कॉन्टैक्ट नंबर है 7209973250, इस पर कॉन्टैक्ट कीजिए, व्हाट्सएप पे कीजिए और आपको सारी जानकारी मिल जाएगी नोट संबंधी। महाभोज पहले उपन्यास फिर नाटक के रूप में लिखना मेरे लिए बिल्कुल 2 भिन्न रचनात्मक अनुभवों से गुजरना रहा है। स्वाभाविक भी है, क्योंकि हर विधा की अपनी अलग जरूरतें होती हैं, अलग शर्तें। उपन्यास लिखते समय उसकी स्थितियों, समस्याओं और पात्रों के साथ ही पाठक का अस्तित्व भी इस तरह घुल मिल गया था कि अलग से कभी उसका बोध ही नहीं हुआ।
लेकिन नाटक तो दर्शक से ही आरंभ करना पड़ा और उसकी निरंतर उपस्थिति लेखन को कहीं न कहीं नियंत्रित और निर्धारित भी करती रही। उपन्यास के पूरे विस्तार को कसी हुई और प्रभावपूर्ण दृश्य योजना में बदलना, अपने को अनुपस्थित करके केवल संवादों और क्रियाओं या मुद्राओं के माध्यम से सारे पात्रों और स्थितियों को उजागर करना, सारी प्रस्तुति को सीमित अवधि और रंग स्थलों में केंद्रित कर देना, ये और ऐसी ही जाने कितनी अपेक्षाएं और सीमाएं थीं जिनसे बंधकर मुझे अपनी बात कहनी थी। कथ्य के प्रभाव को पूरी तरह सुरक्षित रखते हुए इस प्रकार नाटक की अपेक्षाओं और अपने मंतव्य के बीच निरंतर संतुलन बिंदु खोजते जाना मेरे उपन्यासकार के लिए निहायत ही नया अनुभव था। निश्चय ही इस प्रक्रिया ने मेरी समझ और दृष्टि को अधिक व्यापक और समृद्ध किया। तो इस पैराग्राफ में वो बस यही बता रही हैं कि किस प्रकार से उपन्यास को परिवर्तित करना पड़ा जब नाटक में, तो कौन कौन सी परेशानियां, कौन कौन से एक तरीके से चैलेंजेस इनके सामने आए। उपन्यास के रूप में महाभोज न चरित्र प्रधान उपन्यास है न समस्या प्रधान। वैसे कथानकों में आसानी यह होती है कि सारी चीज को समेटकर चरित्र या समस्या के आसपास केंद्रित कर दिया जाता है। रचना तब चुस्त भी लगती है और नुकीली भी। महाभोज आज के राजनीतिक माहौल को उजागर करने वाला स्थिति प्रधान उपन्यास है। उपन्यास के रूप में महाभोज न चरित्र प्रधान उपन्यास है न समस्या प्रधान, यह तो एक स्थिति प्रधान उपन्यास है। याद कर लीजिए, प्रश्न कैसे भी बन सकते हैं। आज राजनीति को स्वप्नों, आदर्शों और मूल्यों वाला व्यक्ति नहीं चलाता, बल्कि राजनीति खुद अपने चरित्र गढ़ती चलती है। बस इतना ही पूछ लिया जाएगा और झूठा सच दे दिया जाएगा, तमस दे दिया जाएगा और एक कहानी यह भी दे दिया जाएगा, है ना, और महाभोज दे दिया जाएगा। ठीक है, तो जो पढ़ लेगा भूमिका वो सभी बच्चों से आगे निकल जाएगा। क्या कहती हैं कि आज राजनीति को स्वप्नों, आदर्शों और मूल्यों वाला व्यक्ति नहीं चलाता, बल्कि राजनीति खुद अपने चरित्र गढ़ती चलती है। ऐसे चरित्र जो अपने भीतरी निर्णय, विवेक या साहस से नहीं चलते, वरन स्थितियों के दबाव से बनते बिगड़ते हैं। उनका महत्व इसमें निर्जीव मोहरों से अधिक नहीं। हर प्यादे की लड़ाई फर्जी बनने की है और लड़ाई की इस विसात ने समाज के हर वर्ग को धीरे धीरे अपने चंगुल में कस लिया है। लेकिन मनुष्य क्या इतनी आसानी से अपने को स्थितियों के हवाले कर देता है? यह बिल्कुल भी प्रतिरोध नहीं करता। इस अर्थ में यह उपन्यास स्थिति प्रधान भी है और यथा स्थिति के विरुद्ध विद्रोह भी। व्यापक पृष्ठभूमि और चरित्रों की भीड़ वाले इस कथानक को केवल 2-2.5 घंटे की सीमित अवधि में समेटकर नाटक के रूप में प्रस्तुत करने के लिए उपन्यास को बेहद निर्ममता से काटना, बदलना या नए ढंग से लिखना मेरी मजबूरी थी। इस प्रयास में मुझे बराबर सहयोग मिला नाटक की निर्देशिका श्रीमती अमाल अलाना और प्रेम मटियानी से। बहुत इंपॉर्टेंट है। नाटक की निर्देशिका कौन थी? श्रीमती अमाल अलाना और प्रेम मटियानी। उनके साथ निरंतर विचार विमर्श करके जो आलेख तैयार किया, रिहर्सल के दौरान उसमें भी अनेक संपादन संशोधन करने पड़े। मंच के लिए आलेख की अंतिम रूप तर आने में अमाल अलाना और प्रेम मटियानी के सक्रिय सहयोग के अतिरिक्त विजय कश्यप और डॉक्टर दौल कुमारी का योगदान भी उल्लेखनीय है। शायद दुनिया के हर नाटक को कागज से मंच तक पहुंचने में इसी प्रकार के सहयोगी प्रयासों और सुझावों से गुजरना पड़ता है। तटस्थ दर्शक की तरह देखकर समेटने के लिए उन्हें सूत्रधार की आवश्यकता महसूस हुई और यह काम उन्होंने मध्यवर्गीय प्रबुद्ध शोध छात्र महेश से लिया। तो शोध छात्र कौन? महेश से लिया। किसकी भूमिका निभाते हैं? सूत्रधार की भूमिका निभाते हैं महेश, ताकि पूरे नाटक को एक एंगल दिया जा सके। मेरे विचार से इस प्रकार के केंद्रीय पात्र विहीन और स्थिति प्रधान नाटकों में दर्शक स्वयं सीधे स्थितियों के साथ तादात्म्य स्थापित कर लेता है, उनका सहभागी हो जाता है और स्वयं ही केंद्रीय पात्र की भूमिका निभाने लगता है। इसके अतिरिक्त नाटक की समाप्ति पर सूत्रधार का शब्दहीन संवाद इस बात को तय कर देता है कि स्थितियां अब कहने सुनने से परे चली गई हैं। लेकिन न्यास में विद्रोह और संघर्ष की जिस निरंतरता की ओर संकेत है, कहीं धुंधला होकर टूटता सा लगता है। बेहतर तो यह होता है कि महेश किसी प्रकार बिंदा के संघर्ष को आगे बढ़ाने वाली कड़ी के रूप में उभर कर आता, तटस्थ दर्शक की तरह देखकर समेटने के लिए उन्हें सूत्रधार की आवश्यकता महसूस हुई और यह काम उन्होंने मध्यवर्गीय प्रबुद्ध शोध छात्र महेश से लिया, ताकि पूरे नाटक को एक ये फिर से आ गया है। हाँ, ये फिर से आ गया है। इसको ठीक है, मैं इसको सही कर दूंगी। समाप्ति सूत्रधार का शब्दहीन संवाद इस बात को स्पष्ट कर देता है कि स्थितियां अब कहने सुनने से परे चली गई हैं। लेकिन इसमें
इस उपन्यास में विद्रोह और संघर्ष की जिस निरंतरता की ओर संकेत वह कहीं ना कहीं धुंधला होकर टूटता सा लगता है। बेहतर तो यह होता कि महेश किसी प्रकार बिंदा के संघर्ष को आगे बढ़ाने वाली कड़ी के रूप में उभर कर आता और इस विश्वास की पुष्टि करता कि विद्रोह की आग दबाई तो जा सकती है, पूरी तरह कुचली नहीं जा सकती। बहरहाल दिल्ली के दर्शकों ने जिस गर्मजोशी और लगाव भरे उत्साह से इस नाटक का स्वागत किया, इससे दिल्ली में इसके अनेक प्रदर्शन होने की संभावना बढ़ गई। बंबई, कलकत्ता, पटना आदि शहरों से लगातार इसके आलेख की मांगें आ रही हैं और निश्चित है कि वहां भी इसका मंचन होगा। लेकिन क्या यह नाटक कभी उन लोगों तक भी पहुंच पाएगा जिनकी व्यथा कथा इसमें है? इस बात का मुझे पूरी तरह एहसास है कि अल्प साधनों वाली छोटी छोटी रंग मंडलियों के लिए इस तरह के बहुपात्रीय और रंगस्थली नाटकों का मंचन मात्र ही अपने आप में एक भारी समस्या है। लेकिन साथ ही यह भी सच है कि इस तरह के नाटक ही रंग कर्मियों के लिए चुनौती भी होते हैं और नए नए मंच कौशल या तकनीकी इजाद के लिए प्रेरणा स्रोत भी। आज देश के अनेक भागों में कई नाट्य मंडल ऐसे भी हैं जिनके लिए नाटक मात्र एक कला है, अभ्यास ही नहीं बल्कि सामाजिक जागृति और संघर्ष का हथियार भी है। इनमें से यदि कुछ अपने अपने क्षेत्र में महाभोज का मंचन करें तो यह तय है कि प्रस्तुति इतनी भव्य, कलात्मक और सफल नहीं होगी, पर शायद सार्थक अधिक हो, क्योंकि मूलतः यही इस नाटक की आत्मा की मांग है। बड़े बड़े नगरों के सभ्य नागरिकों के लिए महाभोज की तकलीफ एवं संघर्ष सुपरिचित स्थिति से दिल दहला देने वाला लेकिन मात्र एक कलात्मक साक्षात्कार भर है, जबकि देश की संघ परत जनता के लिए साहस और प्रतिरोध का हथियार भी। मन्नू भंडारी। तो भूमिका यहाँ पर समाप्त होती है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट कोटेशन है इसमें से नोट कर सकते हैं और जो बीच में दोबारा से टाइप हो गया उसको मैं हटा दूंगी और बाकी आप ऊपर जो इनकी कृतियां दी गई हैं, कहानी, उपन्यास, नाटक, वो देख लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। किसी भी रचनाकार अगर सिलेबस में लगा है तो उसकी अन्य कृतियां भी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो हम लोगों ने इनकी कृतियां पढ़ ली, इनकी भूमिका पढ़ ली। अब पढ़ते हैं प्रथम प्रस्तुति। तो ये नाटक का पृष्ठ पेज जब आप खोलेंगे ना बुक को, मूल पुस्तक को, तब उसमें देखेंगे कि एज इट इज इसमें लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के रंग मंडल द्वारा मार्च अप्रैल 1982। देखिए बुक में ही लिखा हुआ है। तो करेक्ट अगर पूछा जाए कि इसका कब प्रकाशन हुआ था तो 1982 में। निर्देशन श्रीमती अमाल अलाना, मंच सज्जा श्री निसार अलाना। ठीक है, पूछा जा सकता है क्योंकि बुक में दिया हुआ है। आजकल तो बुक के कवर पेज का भी कोटेशन पूछ लेते हैं, है ना। तो पूरी बुक तो अभी आपके पास में, मेरे ख्याल से तो बहुत सारे बच्चों के पास में नहीं होती मूल टेक्स्ट, है ना। तो मैंने मूल टेक्स्ट को ध्यान में रखकर ही इस पीडीएफ को तैयार किया है। श्रीमती अमाल अलाना, मंच सज्जा कौन करता है? निसार अलाना। पात्र दा साहब, मनोहर सिंह, सुकुल बाबू व बिसु मृत, अनिल कपूर। देखिए ये सारे ही जो भूमिका निभा रहे हैं ना, जैसे अप्पा साहब का हेमंत सिंह ने किया, पांडे जी वागीश कुमार सिंह। तो उस समय जब नाट्य प्रस्तुति हुई थी तो ये रियल, जब प्रथम बार नाट्य प्रस्तुति हुई थी तो इन्होंने इन सब की भूमिका निभाई थी। ठीक है, तो ये पीडीएफ में एज इट इज है, आप इसको पढ़ लीजिएगा बहुत अच्छी तरीके से। ज्यादा याद करने के चक्कर में नहीं रहेगा, याद करना। देखिए निर्देशन याद कर लीजिए किसने किया है? अमाल अलाना ने किया, श्रीमती अमाल अलाना है। और मंच सज्जा किसने किया है? मंच सज्जा किया है आपका निसार अलाना ने। ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा। उसके बाद में आपका यहाँ से मंच पार्श्व मंच व्यवस्था किसने की? जीएस मराठे ने। मंच निर्माण दिलीप चंद्र। तो ये सारी बातें इन्होंने इस पुस्तक में लिखी हुई हैं। प्रस्तुति सहायक जीपी नामदेव हैं और राष्ट्रीय नाट्य मंडल के प्रमुख कौन है? तो मनोहर सिंह है। अब चलिए बढ़ते हैं मुख्य बिंदु की नाटक में है क्या आखिरकार। तो महाभोज नाटक सबसे पहले उपन्यास के रूप में कब प्रकाशित हुआ था? 1979 में प्रकाशित हुआ था, 1979 में। यह नाटक राजनीति पर आधारित यथार्थपरक है। जब मैंने इस नाटक को पढ़ा था ना तो मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था ये वही मन्नू भंडारी जिन्होंने आपका बंटी लिखा। उसमें मातृत्व की झलक बिल्कुल मतलब एक एक शब्द में भरी पड़ी है। और जब इस नाटक को पढ़ा मैंने तो सोचा कि इतनी बढ़िया राजनीति के बारे में तो पुरुष लोग ज्यादा चर्चा करते हैं, एक महिला भी ऐसा नाटक लिख सकती है। तो ये एक तरीके से मेरे लिए बड़ा आश्चर्यजनक रहा, लेकिन एक स्त्री ने ही और एक ही स्त्री ने ऐसा करके दिखाया है। इसी उपन्यास को नाटक के रूप में 1982 में प्रकाशित किया गया। इसका पहला मंच राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय दिल्ली के रंगमंडल द्वारा मार्च 1982 में हुआ था। इंपॉर्टेंट कथन है, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि पहला मंचन कब हुआ था, कहाँ हुआ था? तो 1982 में हुआ था, दिल्ली में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में। हिंदी साहित्य जगत में यह पहली अपने आप में अलग कृति है जिसे उपन्यास और नाटक दोनों विधाओं में प्रकाशित किया गया है। महाभोज नाटक में सरोहा गांव का जिक्र है।
यह गांव उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में स्थित है, रियल है और बिल्कुल यथार्थ घटना पर आधारित है। डॉक्टर रामचंद्र तिवारी के शब्दों में इसमें महाभोज राजनीतिक अवमूल्यन का नग्न स्वरूप दिखाया गया है। क्या कहते हैं इस नाटक को लेकर, विद्वानों की क्या कथन है, क्या राय है, वो इसमें दी गई है कि इसमें महाभोज राजनीतिक अवमूल्यन का नग्न स्वरूप दिखाया गया है। रामचंद्र तिवारी का कथन। मन्नू भंडारी क्या कहती हैं कि उपन्यास के रूप में महाभोज न चरित्र प्रधान है न समस्या प्रधान। महाभोज आज के राजनीतिक माहौल को उजागर करने वाला स्थिति प्रधान उपन्यास है। हम लोगों ने इनकी भूमिका में ही पढ़ लिया है। आगे क्या कहती हैं कि महाभोज की तकलीफ एवं संघर्ष सुपरिचित स्थिति से दिल दहला देने वाला लेकिन मात्र एक कलात्मक साक्षात्कार भर है, जबकि देश की संघर्षरत जनता के लिए साहस और प्रतिरोध का हथियार भी। इस नाटक का उद्देश्य क्या है? तो नाटक में राजनीतिक स्वार्थ के लिए नैतिक पतन का चित्रण किया गया है। इसमें गरीब दलितों की आवाज को दबाने का प्रयास किया गया है। चाटुकारिता, पदलोलुपता, लोकतंत्री व्यवस्था और भ्रष्टाचार का दुरुपयोग की झलक है। प्रजातंत्र के चौथे स्तंभकारों पत्रकारों का स्वार्थ वश बिकाऊ हो जाते हैं, ये भी इसमें दिखलाया गया है। तो प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ किसको माना जाता है? पत्रकारिता को। गुनहगारों को बचाने और बेगुनाहों को फंसाने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। नाटक में कितने दृश्य हैं? इंपॉर्टेंट है, 11 दृश्य हैं। यह उपन्यास आज के राजनीतिक सामाजिक जीवन में आई हुई मूल्यहीनता, तिकड़मबाजी, शैतानियत और षड्यंत्र का यथार्थ चित्रण करने वाला पहला साहसपूर्ण नाटक है। महाभोज आज के राजनीतिक माहौल को उजागर करने वाला स्थिति प्रधान उपन्यास है। आज राजनीति को सपनों, आदर्शों और मूल्यों वाला व्यक्ति नहीं चलाता, बल्कि राजनीति खुद अपने चरित्र गढ़ती चलती है। ऐसे चरित्र जो अपने भीतरी निर्णय, विवेक या साहस से नहीं चलते, वरन स्थितियों के दबाव से बनते बिगड़ते हैं। उनका महत्व इसमें निर्जीव मोहरों से अधिक नहीं। हर प्यादे की लड़ाई फर्जी बनने की है और लड़ाई की इस बिसात ने समाज के हर वर्ग को धीरे धीरे अपने चंगुल में कस लिया। लेकिन मनुष्य क्या इतनी आसानी से अपने को स्थितियों के हवाले कर देता है? वह बिल्कुल भी प्रतिरोध नहीं करता। इस अर्थ में यह उपन्यास स्थिति प्रधान भी है और यथा स्थिति के विरुद्ध विद्रोह भी। तो ये हम लोगों ने भूमिका में पहले पढ़ लिया है। महाभोज नाटक के महत्वपूर्ण पात्र देखिए, विशेषर, जिसका नाम एक तरीके से पूरे नाटक में बिशु नाम बताया गया है। पूरा नाम विशेषर है। हरिजनों का हमदर्द है, जो हरिजन बस्ती में आगजनी के सबूत इकट्ठा कर लेने के कारण मार दिया जाता है। दास साहब मुख्यमंत्री हैं, शहर के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। सुकुल बाबू भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं, विरोधी पार्टी के नेता हैं। सक्सेना ये एसपी हैं, एसपी सक्सेना, जो कि हरिजनों की आवाज को कायम रखता है। लखन सिंह कौन है? दास साहब का विश्वास पात्र है, सरोहा गांव चुनाव के लिए प्रत्याशी, जो कि सुकुल बाबू के मुकाबले खड़ा किया जाता है। बिंदा बिशु का घनिष्ठ मित्र है, जिसे बिशु की हत्या के मामले में अंत में झूठा आरोपी सिद्ध किया जाता है। मतलब इसी के ऊपर हत्या का आरोप लगा दिया जाता है। उसके जो परम मित्र होते हैं बिंदा, उसी के ऊपर। रुकमा बिंदा की पत्नी तथा बिशु की प्रेमिका है। महेश कौन है? रिसर्च स्कॉलर एवं सूत्रधार है। जमुना बहन दास साहब की पत्नी है। ठीक है। हीरा बिशु का पिता है। जोरावर सरोहा गांव का जमींदार जैसा नव ढनाढ़ किसान है। थानेदार सरोहा का थानेदार तथा जोरावर का चमचा है। दत्ता बाबू मशाल पत्रिका के संपादक है। भवानी मशाल पत्रिका के सहायक संपादक है। नरोत्तम मशाल पत्रिका का प्रेस रिपोर्टर है। तो ये तीन जो हैं शख्स आपके देखा जाए तो पत्रकारिता से जुड़े हैं। और मशाल पत्रिका के संपादक दत्ता बाबू हैं और सहायक संपादक भवानी है। और मशाल पत्रिका का जो प्रेस रिपोर्टर है वो नरोत्तम है। पांडे जी दास साहब के निजी सचिव हैं। सिन्हा जो है वो डीआईजी हैं। जोगेश्वर सरोहा गांव का बनिया है। अन्य पात्रों में अप्पा साहब है, रत्ती मोहन सिंह, काशी लठैत, लड़की बेदी, श्रीमती सिन्हा, चौकीदार, कोहली, बेसी, बिहारी आदि, ये सारे इसमें अन्य पात्र हैं। अब इसकी समीक्षा देखा जाए तो मनु भंडारी द्वारा रचित महाभोज उपन्यास एक राजकीय घटनाओं को प्रस्तुत करने वाला उपन्यास है। उपन्यास में लेखिका ने राजकीय नेताओं के स्वार्थ, द्वेष और विश्वासघात के अमानवीय पहलुओं को उजागर किया है। इस उपन्यास को मूल समस्या राजनीतिक समस्या है। उपन्यास की कथा वस्तु में लेखिका ने बताया है कि महाभोज एक राजकीय दांव पेच की घटनाओं का उपन्यास है। कितने दृश्य हैं? 11 दृश्य हैं। एक विशेषर नामक दलित युवक की मौत पर सारे राजकीय पक्ष तथा पुलिस विभाग और अखबार तंत्र महाभोज करते हैं और अपने स्वार्थ की पूर्ति करते हैं। सरोहा नामक गांव में 1.5 महीने बाद ही विधानसभा का चुनाव है। इसी गांव के हरिजन युवक विशेषर की अचानक मृत्यु हो जाती है। विशेषर एक ऐसा युवक है जो अन्याय शोषण का विरोध करता था। इसी गांव में महीने भर पहले हरिजन की झोपड़ियों में आग लगा दी गई थी। भारी संख्या में लोग जलकर मर गए थे। गांव स्तब्ध हो गया था। खबर मिलते ही मंत्रियों, नेता लोग, अखबार वाले आकर अपने स्वार्थ साध कर चले जाते हैं। विधानसभा में भी इस मुद्दे को लेकर भारी हंगामा हुआ था। पुलिस की कार्यवाही भी शंकास्पद रहती है।
सरोहा गांव की घटनाएं अब महत्वपूर्ण हो गई थी क्योंकि इस चुनाव क्षेत्र से पूर्व मुख्यमंत्री सुकुल बाबू स्वयं उम्मीदवारी कर रहे हैं और सत्ता पक्ष से दा साहब का विश्वास पात्र लखन सिंह खड़ा होने वाला है चुनाव में। दा साहब प्रांत के मुख्यमंत्री हैं, एक कर्मठ राजकारणी और गांधी जी के भक्त हैं। पार्टी पर उनका एक तरफा शासन रहा है। लखन सिंह को टिकट देने में कई लोगों ने विरोध किया था, पर दा साहब के आगे किसी की नहीं चली थी। दा साहब और लखन को बिस्सू की मौत के पीछे जोरावर का हाथ लगता है। जोरावर सरोहा का एक सिरफिरा जाट था और उसे निम्न जाति वालों का आगे आना पसंद नहीं था। तो देखा जाए तो जोरावर ही हत्या करवाता है बिस्सू की। सुकुल बाबू इस प्रांत में 10 वर्ष तक मुख्यमंत्री रहे हैं। उन्होंने जैसे ही बिस्सू की मौत के समाचार सुने तो तुरंत ही शाम 6 बजे सभा का आयोजन करवा दिया। सुकुल बाबू हरिजन भाइयों के हमदर्द थे। सभा में भीड़ रही पर जो प्रतिक्रिया होनी चाहिए वह ना मिली। इधर दा साहब ने राजकीय चाल चलकर मशाल अखबार के संपादक दत्ता साहब को विज्ञापनों का लालच देकर अपने पक्ष में कर लिया। मशाल में बिस्सू की मौत को आत्महत्या करार दे दिया गया। दा साहब भी सरोहा में एक सभा का आयोजन करवाते हैं। सभा से पहले वह बिस्सू के घर जाकर बिस्सू के पिता हीरा को सांत्वना देकर अपने साथ सभा में ले आते हैं, क्योंकि दा साहब तो एक तरीके से हमदर्दी जताते हैं। तो यहाँ पर सांत्वना कौन देता है? दा साहब देते हैं। और उसके पिता का नाम क्या होता है बिस्सू के, जिसकी हत्या कर दी जाती है, उसके पिता का नाम हीरा होता है, नोट कर लीजिएगा। तभी सभा में बिस्सू का मित्र बिंदा गरज कर इस बात का विरोध करता है और दा साहब की राजकीय चाल पर प्रहार करता है तथा अपने मित्र बिस्सू के हत्यारे को पकड़वाने तथा सच्चाई को जनता के सामने लाने की बात करता है। तब दा साहब बिस्सू की हत्या की जांच करवाने का वचन देते हैं। दा साहब ने बड़ी चालाकी के साथ अपनी सभा का प्रचार तथा रोजगार योजना की जानकारी गांव वालों को देता है। सरोहा गांव में चुनाव प्रचार का कार्य जोर शोर से चल रहा है। सभा पार्टी वाले अपने पक्ष को जीत के लिए तन मन धन से जुटे हुए हैं। दा साहब ने बिस्सू की मौत की घटना के लिए फिर से जांच पड़ताल शुरू करवाते हैं। एसपी सक्सेना को इस कार्य के लिए नियुक्त किया जाता है। जून महीने की गर्मी में एसपी सक्सेना सरोहा आते हैं। गांव की भीड़ पुलिस थाने के पास इकट्ठा हो गई है। सक्सेना साहब पहले दिन जोगेसर, महेश बाबू और हीरा के बयान लेते हैं। दूसरे दिन बिंदा को बुलाया जाता है। बिंदा को बिस्सू की मौत का दुख है। वह जानता है कि बिस्सू की हत्या क्यों कर दी गई है। बिस्सू ने मजदूरों को उनके हक के लिए लड़ना सिखाया था, शोषण के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए तैयार किया था। बिस्सू का यह रवैया गांव के कई लोगों को पसंद नहीं था, खासकर गांव के सरपंच, जोरावर, थानेदार आदि को। बिंदा को जब एसपी साहब सच्चाई की ही जीत होगी का विश्वास दिलाते हैं, तब वह उन्हें बिस्सू द्वारा आगजनी की घटना के प्रमाण दिखाने की बात करता है। यहाँ पर थानेदार की हरकतें गांव वालों, खासकर हरिजन लोगों के प्रति ठीक नहीं है, यह दिखाया गया है। थानेदार सत्य को जानता है पर उसे दबा देने का प्रयास करता है। उपन्यास की कथा अंत में दा साहब के शातिर व्यक्तित्व को उजागर कराती है। दा साहब के पास एसपी सक्सेना की सीआर मतलब कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट आ गई है। पांडे जी द्वारा दा साहब को पता चलता है कि जोरावर चुनाव में खड़ा हो रहा है। जब जोरावर दा साहब से इसी सिलसिले में मिलने आता है, तब दा साहब उसे एसपी की रिपोर्ट की बात करते हैं कि मौत तुमने करवाई है और इसके पक्के सबूत भी मिल गए हैं। बिस्सू को चाय में जहर दे दिया गया था और यह काम जोरावर द्वारा भेजे गए टिटेहरी गांव के 2 लड़कों ने किया था। तो जोरावर की मृत्यु करवाने वाला और कोई नहीं, माफ कीजिएगा, विशेषर की मृत्यु करवाने वाला जोरावर होता है। और किससे करवाता है? 2 लड़के होते हैं टिटेहरी गांव के, उन्हीं के हाथों चाय में जहर दिलवा देता है। जब जोरावर को यह जानकारी दी जाती है तब दा साहब को कैसे भी करके इसमें से खुद को बचाने की विनती करता है। वह कहता है कि अब जो भी है आपको ही सुलझाना है, हमारे साथ कुछ उल्टा सीधा नहीं होना चाहिए, बस आपकी जिम्मेदारी है ये। दा साहब जोरावर को बचाना चाहते हैं और बिंदा को फंसाना चाहते हैं। वे डीआईजी सिन्हा को प्रमोशन की लालच देकर सक्सेना की रिपोर्ट को दबाकर उन्हें फिर से नया रिपोर्ट तैयार करवाने की बात करते हैं। आखिरकार मशाल में खबर छप जाती है कि दोस्ती की आड़ में बिस्सू की हत्या करने वाला बिंदा गिरफ्तार। तो यहाँ पर मशाल के जो संपादक है उनको भी पैसा दे दिया जाता है, लालच दे दी जाती है और हेडिंग निकलवा दी जाती है बड़ी बड़ी शब्दों में कि दोस्ती की आड़ में बिस्सू की हत्या करने वाला बिंदा गिरफ्तार हो गया। इधर दा साहब ने दांव पेच द्वारा पार्टी के असंतुष्ट लोचन की पार्टी से निष्कासित करवा दिया, तो उधर एसपी सक्सेना को सस्पेंशन लेटर भिजवा दिया है ना। तो उधर एसपी सक्सेना को सस्पेंशन लेटर भी भिजवा देता है। सरोहा में सुकुल बाबू की रैली की चर्चा में बिस्सू की मौत गुम हो गई।
हर जगह पार्टियां हो रही हैं, जश्न मनाया जा रहा है। डीआईजी सिन्हा के घर में उनके आईजी बनने की खुशी में पार्टी चल रही है। साथ मशाल अखबार के कार्यालय में दत्ता साहब भी स्टाफ को बूंदी के लड्डू खिला रहे हैं, क्योंकि आज उनको दास साहब की ओर से कागज का डबल कोटा परमिट मिल गया है। और साथ ही सरकारी विज्ञापन भी। सुकुल बाबू अपनी शानदार रैली की सफलता में पार्टी दे रहे हैं। इन सारी पार्टियों के कोलाहल से कटकर 3 लोग रह गए हैं, सक्सेना, लोचन बाबू और बिंदा। उपन्यास का अंतिम दृश्य रेल के डिब्बे में बैठे सक्सेना और रुकमा का आगजनी के प्रमाण, बिसु की मौत के प्रमाण को लेकर न्याय के लिए आगे लड़ने जाने की संकेत को उद्घाटित करते हैं। नाटक के अंतिम दृश्य धाने का आता है, जिसमें बिंदा कराह रहा होता है। महेश वहां जाकर भी कुछ नहीं कर पाता और नाटक समाप्त हो जाता है। मन्नू भंडारी ने इस उपन्यास में समकालीन राजनीतिक परिस्थितियों का सजीव चित्रण करते हुए अपने दृष्टिकोण का संकेत भी किया है। महाभोज का उद्देश्य बहुमुखी है और वह काल्पनिक ना होकर यथार्थ ही जान पड़ता है। सामान्यतः महाभोज को राजनैतिक उपन्यास कहा जाता है और उसमें समकालीन राजनीतिक परिस्थितियों का प्रसंगानुसार चित्रण भी किया गया है। आज के युग में चुनाव एवं आवश्यक राजनीतिक प्रक्रिया है। प्रस्तुत उपन्यास के माध्यम से इस चुनाव के बीच मानवीय त्रासदी, करुणा और पीढ़ी की नियति की सच्चाई को अभिव्यक्त करने का सशक्त प्रयास लेखिका ने किया है। राजनीतिज्ञों की ऊपरी महानता, औदात्य तथा गंभीरता भरे खेल के अंदर से उनकी जो घिनौनी तस्वीर उभरती है, वह छोटे से छोटे ब्यौरे के माध्यम से उभरी है। वस्तुतः महाभोज एक सशक्त कृति है, क्योंकि तत्कालीन राजनीति में चल रही गतिविधियों को मनु जी ने गहराई से नापा है। आज राजनीति चंद नेताओं की कठपुतली बन गई है, जिसके पास जोर है वह उस पर राज करे। इसी बात का यथार्थ चित्रण महाभोज उपन्यास में हुआ है। प्रस्तुत उपन्यास में मनु जी ने बताया कि शहर की 3 अलग अलग कोठियों पर 3 पार्टियां आयोजित होती हैं, जिनके ठहाकों में बिसु की हत्या हो जाती है और ऐसा प्रतीत होता है कि पार्टी में आए लोग मानो गिद्ध हों जो बिसु की लाश को नोच खरोंच कर खा रहे हैं। राजनीति में आम जनता के शोषण के बारे में डॉक्टर शशि जैकब ने महाभोज के बारे में कहा है। इंपॉर्टेंट वक्तव्य है। डॉक्टर शशि जैकब का कथन है कि राजनीतिक स्तर पर नैतिकता का किस प्रकार ह्रास हो चला है, लेखिका मन्नू भंडारी के उपन्यास में स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया है। ठीक है, तो ये सारी ही बातें हैं राजनीति के ऊपर। अब कथन देख लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट कथन है। समीक्षा पढ़ने से आपको समझ में आ गया होगा कि बेसिकली इस जो नाटक है महाभोज, इसका नाटक जो नाम है महाभोज, तो महाभोज क्यों रखा गया? मतलब एक जो सच्चा इंसान है उसको फंसाकर, और जो झूठे हैं, जो एकदम पाखंड कर रहे हैं, जिन्होंने घिनौनी हरकतें की, उनको फंसाया है। बल्कि जो उसका परम सच्चा मित्र होता है बिंदा, उसी को फंसा देता है अपने मित्र की हत्या में। और वहां पर पार्टियां चल रही होती हैं, वहां पे प्रमोशन हो जाता है डीआईजी का, आईजी बन जाते हैं। उधर मंत्री भी एक तरीके से मुख्यमंत्री के जो उसको खड़ा कर, जोरावर को खड़ा कर देते हैं। ठीक है, सब जगह पार्टी। इधर जो संपादक गण है वो भी, उनको भी एक तरीके से परमिशन मिल जाता है गवर्नमेंट की तरफ से कि हाँ अब आपका काम शुरू हो जाएगा, तो उनका भी एक तरीके से जो पत्रकारिता है वो चल निकलती है। तो इस प्रकार का दृश्य यहाँ पर दिखाई देता है। तो दृश्य 1 में सूत्रधार का कथन है कि मरे और सोए आदमी में अंतर ही कितना होता है भला, बस एक सांस की डोर, वह टूटी और आदमी गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट कथन है सारे। सूत्रधार का कथन है, आज तो सरोहा में पत्ते का हिलना भी एक घटना की अहमियत रखता है। महीने भर बाद ही तो चुनाव है। तो होता है ना कि जब चुनाव आते हैं तो छोटी से छोटी की घटना को भी बहुत उभार कर सामने लाया जाता है। जब भैया भय कोतवाल तो डर काहे का, इन लोगों तक पहुंचते पहुंचते कानून भी साला लंगड़ा हो जाता है। भवानी जो प्रेस रिपोर्टर है वो कहता है। जातिवाद का जैसा घिनौना रूप आजादी के बाद देखने को मिला है, वैसा दृश्य तो नहीं देखने को मिला। दृश्य 2 में नरोत्तम का कथन है, सेल कोई कमिटमेंट नहीं है आप लोगों का। यदि ऐसा हो ही है तो अखबार बंद करके पान की दुकान खोल लीजिए, खूब बिकेंगे, बहुत सेल होगी। नरोत्तम का कथन है। कानून अनुमान पर नहीं प्रमाण पर चलता है। दा साहब का कथन है। आर्थिक सहायता से गरीबी पर जरूर मरहम लगाया जा सकता है, पर प्रियजनों के बिछड़ने के दुख पर नहीं। आदमी का दुख जिस दिन पैसे से दूर होने लगेगा, इंसानियत उठ जाएगी दुनिया से। दा साहब का कथन है तीसरे दृश्य से। अखबारों को तो स्वतंत्र होना ही चाहिए, वे ही तो हमारे कामों के असली दर्पण होते हैं। हाँ, अपनी छवि देखने का साहस होना चाहिए। दा साहब का कथन। गुलामी आत्मा का क्षय तो करती ही है। दा साहब। पैसे ने अहंकार तो दिया, संस्कार नहीं। दा साहब। जाने कौन जहर घुला हुआ है हिया की हवा में, आदमी साला मिट्टी का लौंदा बन के रह जाता है। बिंदा कहता है। कानून साले तो आज बाजारू औरत बना के छोड़ दिया है, जिसे हर पैसे वाला जब चाहे अपने घर में बिठा ले। बिंदा का कथन है।
अगला है, राजनीति जहां इस तरह की तिकड़मबाजियों पर टिकी हो, कितना जरूरी होता है वहां घटनाओं की तह तक जाना। दास साहब का कथन है। और भी कथन है, आप देखिएगा। मैंने देखा जाए तो जो मूल टेक्स्ट है, मतलब जो मूल पुस्तक, जो नाटक है, ये मैंने टेलीग्राम चैनल पर शेयर किया हुआ है। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। वीडियो अगर थोड़ा सा भी समझ में आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त कीजिए। मिलते हैं कैसे ही एक अन्य रचना के साथ में। तब तक सभी का आभार एवं धन्यवाद। मेहनत करते रहिए, सफलता एक दिन आपको मिलकर रहेगी। धन्यवाद सभी का।